Chapter number 6, Theory of Supply. Now this chapter has been divided into 4 parts. 1. Basic concepts. 2. Law of supply. 3. Changes in supply. And 4th is elasticity. जैसे हम डिमांड के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, सप्लाई आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. फर्क क्या है? डिमांड वी स्टडी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर एंड सप्लाई वी स्टडी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ प्रोड्यूसर. तो supply में भी we have two concepts, supply and quantity supplied. Supply is nothing but all those quantities of a particular commodity that the producer is willing to offer for sale. He is willing to offer for sale at different possible prices at a given point of time. जबकि हम जब quantity supplied की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि quantity supplied is a particular quantity of a commodity that the supplier is ready to offer for sale at a particular price. आपको रेट लिस्ट वाला एग्जाम्पल याद होगा जिसमें हमने ये देखा था कि डिफरेंट क्वांटिटीज के अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेस मार्क थे, और जब हम कोई एक लेवल जैसे 100 यूनिट्स एट 10 रुपी पर यूनिट के हिसाब से चूज कर लेते हैं, तो that is quantity demanded from the viewpoint of a consumer and it is also quantity supplied from the viewpoint of the producer or the supplier. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है determinants of supply. Now when we talk about determinants of supply are nothing but factors that influence the producer to supply a particular product. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में सबसे पहला डिटर्मिनेंट है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, है ना. लॉ ऑफ डिमांड की तरह है ना ये. बिल्कुल. लॉ ऑफ सप्लाई यही बोलता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट कमोडिटी. अब इसे प्रोड्यूसर के वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर क्या होगा? अगर किसी कमोडिटी का मार्केट के अंदर दाम इंक्रीज हो रहा है तो सप्लायर विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी एंड पुट इट फॉर सेल, राइट. ये है आपका लॉ ऑफ सप्लाई. ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नाउ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. क्यों? क्योंकि प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें इन्फ्लुएंस करता है अगर दाम सस्ता है. क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है दैट विल बिल्ड अप आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? कम. और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ज्यादा. तो अगर मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर फैक्टर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आई विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. और अगर इकोनॉमी के अंदर फैक्टर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. अब यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई की मैंने आपसे बात की और मैंने आपको ये बताया था कि लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज सेट्रस पेरिबस. सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हिच मींस ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रही है लेकिन अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे. जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने बहुत सारे अदर फैक्टर्स देखे थे, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई में ओन प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, whether it is price of related good, whether it is government policy or the state of technology or price of factors of production, every single factor is other things that remains constant when we look at law of supply. ठीक है. अब यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब तक क्लिक कर जाना चाहिए, वो ये है कि लॉ ऑफ सप्लाई इज द सोल रीजन बिहाइंड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, whereas other determinants are the reasons behind shift in supply curve. जी हाँ, बिल्कुल डिमांड की तरह. ठीक है. चलो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी हम बेटर यूज करेंगे, लेटेस्ट यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? वी कैन get the edge from our competitors because over here the cost of production will be reduced.
नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी पे आते हैं 1 मिनट के लिए। पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गाइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहाँ भी सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स की बात होगी, लेकिन एक सप्लायर ये नहीं सोचेगा कि टी को कॉफ़ी के साथ सब्सटीट्यूट करें, नहीं, वो ये सोचेगा कि चलो अगर मैं टी बना रहा हूँ और मेरे पास अभी भी एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, तो मैं अगर इकोनॉमी के अंदर कॉफ़ी का दाम बढ़ रहा है और कंज्यूमर सरप्लस में है और कॉफ़ी का इंक्रीज प्राइस पे करके कॉफ़ी कंज्यूम कर रहा है, तो दैट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मैं क्या करूँगी, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरा एक्सेस कैपेसिटी मेरी फैक्ट्री में अवेलेबल है, मैं उस एक्सेस कैपेसिटी को यूज़ करके कॉफ़ी प्रोड्यूस करना शुरू करूँगी। ठीक है ना? तो शिफ्ट और इन दी सप्लाई इज रिलेटेड टू गुड्स इफ मार्जिन्स आर गुड। नाउ वी विल कम टू गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग एक फीचर है किसी भी इकोनॉमी का। देखो, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, इन पॉलिसीज़ के थ्रू कंज्यूमर्स एज वेल एज सप्लायर्स को इनडायरेक्टली हिट करती ही करती है। आप खुद सोचो, आप एक प्रोड्यूसर हो, गवर्नमेंट आपके ऊपर ऐसा टैक्स लगा देती है कि आपका प्रोडक्शन करने के बाद जो कमोडिटी है वो महंगी पड़ती है आपके हाथों में। नेचुरली आपका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। You will not be influenced, you will not be motivated to sell that commodity. On the other hand, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी पे करती है, कुछ मॉनेटरी हेल्प करती है, तो आप क्या करोगे? You will be influenced to produce that particular commodity, right? So we say that government policy में subsidies have a positive effect, whereas taxes have a negative effect on the supply of a particular commodity. उसके बाद आता है नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडस्ट्री। सी, हम ये बात करते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब भी हम डिमांड का फैक्टर पढ़ें या सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ें, ये इंडिविजुअल लेवल पर और मार्केट लेवल पर एज अ होल स्टडी किया जाता है, राइट? लेकिन फिर भी चाहे ये मार्केट डिमांड हो या मार्केट सप्लाई हो, हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट की बात करेंगे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, राइट? फिर भी हम ये बोलते हैं कि अगर हम सिंगल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी इंडस्ट्री को देखें तो इट विल बी मैक्रो। ठीक है, वी हैव यूज दैट लीवरेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स नाइसली। Over here we say that nature and composition of industry also affects the supply of a particular commodity in the market. कैसे? आप खुद सोचो, अगर इकोनॉमी के अंदर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेचने वाला एक ही इंसान है, तो उसकी तो मोनोपोली है, वो अपनी ही कैपेसिटी, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। और अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ जाए तो वो उस इंक्रीज डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगी। इसीलिए इकोनॉमी के अंदर जब पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ज़्यादा प्लेयर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एंटर करते हैं, तो ओवरऑल उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद अदर फैक्टर्स, जैसे यू कैन से एग्रीकल्चर के केस में नेचुरल रिसोर्सेज। फाइन, सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। After determinants of supply, what we need to look at is law of supply, जो हम देख चुके हैं। law of supply में the supply curve is upward sloping, right? जैसे हमने वहाँ rational of demand पढ़ा था, यहाँ पर rational of supply ICAI ने हमारे syllabus में include नहीं किया, तो we will not go through it. Now comes movement or shift in the supply curves. Now when we look at movement or shift in the supply curve, I want to draw your attention to these diagrams. So if you will look at this diagram, this of supply. In this diagram what is happening? X axis पर quantity है और Y axis पर price है। और अगर आप देखो supply curve upward sloping है। अगर हम इस commodity के दाम में कोई भी change लेकर आते हैं, अगर price बढ़ेगा या घटेगा, so we will move along the supply curve, which means there will be change in quantity supplied and not overall supply of the commodity. अगर change in quantity supply आएगा तो there will be contraction or expansion or extension in the quantity supplied. Contraction का मतलब होता है when we move downwards the supply curve,
एंड एक्सटेंशन का मतलब होता है व्हेन वी मूव अपवर्ड द सप्लाई कर्व, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ own price of the commodity ceteris paribus, which means other things are constant and no new supply curve is formed. सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है जैसे हम डिमांड में पढ़ के आए हैं. अगर आप डायग्राम नंबर 2 को देखेंगे, डायग्राम नंबर 2 में हमने 3 सप्लाई कर्व्स बनाए. वन इज SS which is original supply curve, another is S1 which is new supply curve and it is rightwards towards the original supply curve. मतलब यहाँ पर आपका सप्लाई फॉरवर्ड शिफ्ट किया. फॉरवर्ड शिफ्ट क्यों किया? फॉरवर्ड शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आया. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम या तो कम हो गया होगा, या स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर गई होगी, या इम्प्रूव कर गई होगी, या गवर्नमेंट ने हमें कुछ सब्सिडी दे दी होगी, राइट. विच मीन्स अगर फेवरेबल चेंजेस हैं तो ही ऐसा होगा. जबकि ऑन द अदर हैंड S2 इज अ सप्लाई कर्व विच इज बैकवर्ड शिफ्टिंग. क्यों? क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट होता है ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर्स. ठीक है. सो इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई. यहाँ पर हमारा प्राइस सेम रहता है, न्यू सप्लाई का फॉर्म होता है. ठीक है. आगे अगर हम चलें, नाउ वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक है. जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का. और अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की यहाँ बात कर रहे हैं तो इसमें भी एक ही मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहती है? प्रोपोर्शनेट मेथड टॉक्स अबाउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास अगेन टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इन सब का मतलब सेम है जैसा हमारे डिमांड वाले चैप्टर में होता है. और मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे डिमांड का होता है. दिस थिंग वी हैव डन इन आवर नोट्स इन दी मेन चैप्टर लेक्चर. अब सप्लाई वाले चैप्टर में से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? वैसे तो बेटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है. एक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्योंकि ये चीज़ें ना कंफ्यूज करती हैं बच्चों को. लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे, हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा भी है और अब रिवाइज भी कर लिया है. फाइन. एंड देन वी हैव टू लुक एट मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. यू नीड टू रिमेंबर कि क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई ऑलरेडी पॉजिटिव रिलेशनशिप कहता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनहेरेंटली पॉजिटिव होती है. जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम मानकर चलते हैं कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व इसके क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर मॉड्यूल. लेट्स लुक एट द समरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम टॉपिक. अब इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज थी, मैंने उनके बेसिक रिलेशंस कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई सेम रह रही है तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के अंदर देयर इज करेक्ट चेंज इन द प्राइस एज वेल एज करेक्ट चेंज इन द क्वांटिटी, देन वी विल ऑलवेज मार्क फॉर द क्वांटिटी एंड नॉट द प्राइस. क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई. आई अग्री दैट प्राइस इज द एसेंशियल प्राइमरी फैक्टर जिसे हम लोग डिटर्मिन करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की मार्किंग, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट, हमारे मॉड्यूल्स जो हैं उन सब के अंदर क्वांटिटी को प्रेफरेंस दी गई है रादर देन द प्राइस. राइट. So let's look at the summary now. So there are 8 categories: change in demand, change in supply. Due to these, change in equilibrium price and change in equilibrium quantity is illustrated in this table.
So first category is where there is increase in demand but no change in supply. तो उस केस में क्या होगा? Equilibrium price will increase as well as equilibrium quantity will also increase. See, I always say कि it is better कि हम लोग डायग्राम बनाएं और उसके बाद इन रिलेशनशिप्स को देखें. लेकिन अगर आप इस चार्ट को याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, वेल एंड गुड. सेकेंड कैटेगरी इज डिमांड विल डिक्रीज बट चेंज नहीं आएगा सप्लाई में. अब देखो डिमांड डिक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी पे भी तो असर पड़ा होगा ना. क्वांटिटी क्या हुई होगी? डिक्रीज हुई होगी. प्राइस पे क्या असर हुआ? प्राइस भी डिक्रीज हो गया. नेक्स्ट इज देयर इज नो चेंज इन डिमांड बट सप्लाई हैज इंक्रीज्ड. अब डिमांड या सप्लाई दोनों में से कोई भी एक चीज इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो क्या होगा? क्वांटिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा. तो यहाँ पर चाहे डिमांड में कोई असर नहीं आया, फर्क नहीं आया, लेकिन सप्लाई में there is increase, therefore quantity will increase. What will happen to the price? Price will decline. No change in demand and supply decreases. तो क्या होगा? अब देखो सप्लाई डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सो क्वांटिटी विल डिक्रीज एंड प्राइस विल इंक्रीज. इसके बाद वाला कैटेगरी नंबर 5, 6, 7 and 8. These categories are based on साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में हमने फर्दर 3 कैटेगरीज की थी. अगर आपको याद है हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि दोनों फोर्सेस इंक्रीज करेंगी और अगर दोनों फोर्सेस इंक्रीज करेंगी तो ईदर डिमांड विल इंक्रीज मोर और सप्लाई विल इंक्रीज मोर और इंक्रीज इन बोथ दीज फोर्सेस इज इक्वल. और इक्वल के केस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था प्राइस चेंज नहीं होता. तो अगर दोनों फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है या इक्वल है, हमें इतना पता है कि क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी ही करेगी. दैट इज द थंब रूल. प्राइस अलग अलग केसेस से अलग अलग वेरी कर सकता है. देयरफॉर प्राइस इज अनसर्टेन, राइट? सो अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस इज डिटरमिन्ड ओवर हियर एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज. सिमिलरली दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं. मतलब पहले हमने देखा था, इनफैक्ट यू शुड राइट इट डाउन. यहां पर मार्क पॉइंट नंबर 5 and 6 एंड राइट सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी उसके सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होगी. और पॉइंट नंबर 7 and 8 इज ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, सो सेम डायरेक्शन, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस अभी भी अनसर्टेन है और दोनों डिक्रीज हो गए तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. उसके बाद 7th and 8th पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन. डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई साइमल्टेनियसली चेंज होकर डिक्रीज हो रही है. अब जब ये दोनों चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी अनसर्टेन हो जाती है और प्राइस स्टेबल हो जाता है. So if demand is increasing and supply is decreasing, the equilibrium price will increase and equilibrium quantity is uncertain. It will depend on कि किसमें ज़्यादा change आया. Similarly, अगर demand घटेगी और supply increase करेगी तो दोबारा से quantity तो अभी भी uncertain है लेकिन price decrease कर जाएगा. So these are the various cases जो हमने one by one बहुत डिटेल में डायग्राम्स के साथ, चेन रिएक्शन के साथ, ऑब्जर्वेशंस के साथ समझे थे. फाइन. बेस्ड ऑन दिस लेट्स लुक एट अ केस स्टडी नाउ. सी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड है और हमने चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस करते हुए भी देखा था कि चैप्टर 10 के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस थे. सो जस्ट टू गिव यू अ फील कि चैप्टर नंबर 10 में से एक्सक्लूसिव अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो कैसा आ सकता है, वो ये है. इन दिस केस स्टडी व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू विल ऑब्जर्व, हमारे पास एक डायग्राम है. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस एंड वी हैव 3 डिफरेंट डिमांड कर्व्स. वी ऑल्सो हैव 3 डिफरेंट सप्लाई कर्व्स. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है D1 एंड S1 आर ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स. So D1 and S1 original है. D2, D3, S2, S3 are possible new demand and supply curves.
और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें यहाँ पर D1 से D2 पे अगर हम जाएंगे देयर इज फॉरवर्ड शिफ्ट, और D3 से मतलब D1 से D3 पर जाएंगे देयर इज बैकवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली जब हम S1 से S2 पर जाएंगे देयर विल बी अ फॉरवर्ड शिफ्ट, और जब हम S1 से S3 पर जाएंगे देयर विल बी अ बैकवर्ड शिफ्ट। तो मतलब हमारे पास सारे सिनेरियोज दिए हुए हैं। Starting from initial equilibrium point which is 1 is the initial equilibrium point. What point on the graph is most likely to result from each of the following questions? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं assume that x is a normal good. Holding everything else constant, assume that income rises and price of a factor of production also rises. क्या हुआ फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में x जो कमोडिटी है ये नॉर्मल गुड है, ओके। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, मतलब डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्ट आता है ड्यू टू ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पर इनकम में चेंज आया। इनकम में चेंज आने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा। क्यों, कैसे पता चला? इनकम में चेंज आने से तो बैकवर्ड शिफ्ट भी आ सकता है, फॉरवर्ड शिफ्ट ही आया, ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें कमोडिटी एक्स के नेचर से, जो दिया हुआ है दैट इट इज अ नॉर्मल गुड, और हमें पता है कि इनकम और नॉर्मल गुड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। तो डिमांड में तो फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा, विच मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट D2 लेवल ऑफ डिमांड कर्व। देखो स्टेप बाय स्टेप चल के ही हम लोग इन ऐसे केस स्टडीज को आंसर कर सकते हैं, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रीड करके ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द कॉल ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या बोला, द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज होने से किस पे अफेक्ट आएगा? डिमांड पे या सप्लाई पे? वेरी गुड, सप्लाई पे आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, एंड अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? तो इससे मुझे पता चला दैट देयर इज बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, एंड बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट S3 लेवल ऑफ सप्लाई कर्व, राइट? ओके. What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity? अब देख लो जहां पर D2 और S3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D2 एंड S3. D2 एंड S3 आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट नंबर 2. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 2. फाइन, लेट्स ट्राई अनदर. We are analyzing the market for good Z. The price of a complement good Y, declines. Okay. At the same time, there is technological advancement in the production of good Z. अब बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? पहले हमें ये डिटरमिन करना होगा कि कौन सा डिमांड कर्व और कौन सा सप्लाई कर्व देखना है। चलो, गुड X की मार्केट के बारे में बात हो, गुड Z की मार्केट के बारे में बात हो रही है। गुड Z का एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है Y, जिसका दाम घट गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गुड Y का दाम घटेगा मतलब लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। लोग अगर उसे ज़्यादा खरीदेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज गुड Z, उसकी भी तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर गुड Z की अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? हम दोबारा से D2 की बात करेंगे। नेक्स्ट कहा, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड Z। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, तो मतलब देयर इज फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई दैट इज डिनोटेड बाय S2। तो अब देख लो D2 और S2 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D2 और S2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट 7। तो पॉइंट नंबर 7 इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केस नंबर 2। इजी है ना? ओके, नेक्स्ट,
Heavy rains in Maharashtra during 2005 and 2006 caused havoc with the rice crop. What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से राइस क्रॉप्स खराब हो गए, तो उससे सप्लाई खत्म हुई होगी ना, डिमांड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, सप्लाई कम हो गई, तो मतलब देयर इज बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई. बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई मतलब S3, लेकिन डिमांड वही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब हम ओरिजिनल डिमांड कर्व विच इज D1 उसे ही देखेंगे. तो जहां पर D1 और S3 इंटरसेक्ट करेंगे, नाउ दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. D1 एंड S3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट नंबर 3. Therefore, point number 3 is the point of equilibrium in this case. मैंने ये अज्यूम कर लिया कि D1 कांस्टेंट है ना. मैंने इसलिए अज्यूम किया कि D1 कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट चेंज इन डिमांड. क्वेश्चन में सिर्फ वो फैक्ट्स दिए हैं जिससे मुझे ये पता चल रहा है सप्लाई में चेंज आया. फाइन. Next is assume that consumers expect the prices of new cars to significantly increase next year. मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में कार का दाम बढ़ रहा है, तो मैं अपनी कंजम्पशन, मैं अपना एक्सपेंडिचर ऑन द कार क्या करूंगी, प्रीपोन कर लूंगी. सो देयर विल बी व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड टुडे. देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड टुडे. At what point in the figure above is most likely to be the new equilibrium quantity? अब अगर increase in demand है D2, S क्या है हमारा constant S1, देख लो point of equilibrium क्या है, D2 and S1 they are intersecting at point number D2 and S1, point number 5. So point number 5 is the point of equilibrium. ठीक है. All right, तो fourth का answer is fifth. This is how we do the questions. पहले step number 1, read the question very very carefully. Step number 2, identify कौन से फैक्टर में चेंज आने से डिमांड पे असर होगा और कौन से फैक्टर में चेंज आने से सप्लाई पे असर होगा. स्टेप नंबर 3, डिटर्मिन कि डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट आ रहा है या वो सेम रह रहा है. सिमिलरली सप्लाई में फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट आ रहा है या वो सेम रह रहा है. जब आपने डिमांड और सप्लाई कर्व्स को डिटर्मिन कर लिया, बस फिर देख लो स्टेप नंबर 4 में कि वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा. This is how we do the questions based on this chapter. Now what you have to do is you have to practice all the diagrams very sincerely, come back, look at the summary chart, try to memorize it. लेकिन अगर memorize नहीं हो रहा है, you don't have to take any pressure. पेपर के अंदर 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है डायग्राम बनाने में, आप डायग्राम बनाओ और आंसर कर दो. Fine.